डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे सारे सीनियर सिटीज़न फ्रेंड्स के लिए, स्पेशली जिनकी उम्र 65-70 के ऊपर हो गई है, 55 के ऊपर हो गई, 60 के ऊपर हो गई, उन सब लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज एक हम ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे, एक ऐसी समस्या के बारे में बात करेंगे जिस पे लोग बात करने में थोड़ा कतराते हैं और अमूमन मेरे ख्याल से 60-70% जो बुज़ुर्ग हैं, 70% 80% कम या ज़्यादा इस बीमारी से अफेक्टेड हैं, इस बीमारी से त्रस्त हैं, दुखी हैं, परेशान हैं और इसका कुछ इलाज भी ठीक से समझ में नहीं आता है। आज उसकी हम बात करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, वो बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। हम बात कर रहे हैं प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की बात कर रहे हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि जो है वो बढ़ जाता है पुरुषों में, जो एक छोटे से दाने की तरह होता है, वो धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है, अखरोट की तरह रहता है और वो बढ़ता जाता है। वो आपके मूत्राशय के जस्ट नीचे रहता है और ओल्ड एज में उसके बड़े हो जाने की वजह से, वृद्धि हो जाने की वजह से पेशाब अटकने लगता है। लोगों को रात में बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, बाथरूम पेशाब रुक नहीं पाता है, बहुत लोगों को हो जाता है, मतलब उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और बहुत सारे उपाय लोग करते हैं। डॉक्टर उसकी दवा भी देते हैं, उसका ऑपरेशन भी होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग इस तकलीफ़ से गुजरते रहते हैं। बीमारी से कंट्रोल हो जाता है लेकिन पूरी तरीके से वो ठीक नहीं होता है और ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है। आप कहीं भी जा रहे हैं तो आपको पहले यही ध्यान रखना पड़ता है कि वहाँ बाथरूम की सुविधा है कि नहीं है। आप जहाँ पे हैं, आप किसी अगर यात्रा में हैं, मान लीजिए आप जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं या गाड़ी से जा रहे हैं, तो 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद आपको बाथरूम जाने की ज़रूरत होगी, तो हम कहाँ जाएंगे। बहुत लोगों को तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम होने लगती है, उनको हर आधे घंटे में, 1 घंटे में उनको बाथरूम जाने की आवश्यकता होती है। पेशाब ऐसा लगता है होगा, आप करने जाते हो, फिर वो थोड़ा सा होता है, फिर रुक जाता है और फिर आप आते हो, फिर आपको लगता है कि अभी पूरी तरीके से हुआ नहीं। आप एक बड़ा ही डिस्कम्फर्ट एक स्थिति में आप गुजरते रहते हैं। ये समस्या बोलने में भी नहीं बनता है और आप कंटिन्यूअसली उस तकलीफ़ से आप गुजरते रहते हैं। बड़ा पेनफुल और बड़ा तकलीफ़ देह ये अनुभव है। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों की जो करने की वजह से, जिसकी वजह से ये बीमारी बहुत बढ़ जाती है। और इसमें कुछ ऐसी लक्षण हैं जो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं और बीमारियां बहुत बढ़ जाती है। तो हम कुछ ऐसी चीज़ों की बात करेंगे। इन चीज़ों को अगर आप बंद कर दें, इन चीज़ों को निवारण करें, उस आदत को छोड़ दें, तो बहुत फ़ायदा होगा, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपके निश्चित रूप से आपका प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की वजह से जो आपको तकलीफ़ें हो रही हैं, उनसे आप काफ़ी हद तक आपको आराम मिलेगा, आप कंफर्टेबल फील करेंगे और आप याद करेंगे वीडियो मैंने देखा और इन चीज़ों को मैंने अपनाया। इसको पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, स्किप करके थोड़ा थोड़ा देखते हैं, उससे आपको फ़ायदा नहीं होगा। पूरी चीज़ को समझना, गहराई से उसके रीज़न को समझना और फिर उस चीज़ को करना, तभी चीज़ें फ़ायदा होती हैं। किसी चीज़ को किसी ने बोल दिया, आप कर लिए, लेकिन आपको ये नहीं पता कि क्यों कर रहे हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं, तो और ये फ़ायदा क्यों हो रहा है, तो फिर आप उससे सहमत नहीं होंगे मन ही मन और आप पूरी तरीके से उसको दिल से नहीं कर पाएंगे। फिर थोड़ा बहुत करेंगे, फिर छोड़ देंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको पूरा वीडियो देखें, इन उपायों को समझें और इन उपायों को पूरी तरीके से करें। ऐसा ना करें कि थोड़ा सा कर दिया, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, फिर छोड़ दिया, तो फिर आपको इसका फ़ायदा नहीं होगा। तो दोस्तों, आज हम इस चीज़ की बात करेंगे कि अगर हमें
प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की प्रॉब्लम है, तो इसको हम कैसे ठीक करें और इसके लिए क्या चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए और जाने अनजाने हम वो करते हैं। सबसे पहली चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, लोग पानी कम पीते हैं। बहुत सारे बुज़ुर्ग लोग पानी कम पीते हैं और ख़ासकर ठंडे के मौसम में, जाड़ी के मौसम में, क्योंकि उस वक्त पानी की ज़रूरत नहीं होती है, प्यास कम लगती है, तो पानी कम पीते हैं। बहुत लोगों तो मैं देखता हूँ बस खाना खाया, थोड़ा सा पी लिया, हो गया। और चलो खाना के साथ पीना उतना ठीक नहीं है, लेकिन उसके बाद आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद आपको अच्छे से पानी पीना चाहिए। मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है कि कम से कम 3 लीटर्स एवरी 24 आवर, मतलब एक दिन में कम से कम 3 लीटर पानी आप अवश्य पीजिए। इन जनरल डॉक्टर 2 लीटर बोलते हैं, लेकिन मैं 3 लीटर इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ओल्ड एज में सीनियर लोगों को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो उससे बचने के लिए, और डिहाइड्रेशन से इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन होता है, तो इसलिए पानी आपको अच्छे से पीना चाहिए। पानी लोग जो है ना नहीं पीते हैं, बूढ़े लोग ज़्यादातर नहीं पीते हैं, ज़्यादा ओल्ड एज हो, क्योंकि उनको लगता है मैं पानी ज़्यादा पीऊँगा तो मुझे बाथरूम भी जाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा आप सोचते हैं तो बाथरूम तो आपको जाना पड़ेगा, ये बात सही है, लेकिन उसी में आप स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि पानी अगर कम पीते हैं तो आपको डिहाइड्रेशन होने की संभावना बढ़ जाएगी, और डिहाइड्रेशन जब होगा तो आपको इन्फ्लेमेशन होगा, मतलब सूजन होगा, और इन्फेक्शन होगा, मतलब संक्रमण होगा, और इन्फ्लेमेशन अगर है तो आपकी तकलीफ़ बढ़ने वाली है। फिर आपका प्रोस्टेट का तकलीफ़ बढ़ने वाली है, क्योंकि अगर ब्लैडर डिहाइड्रेटेड है, डिहाइड्रेटेड कंडीशन में है, तो वो स्ट्रेस पोजीशन में रहेगा। ब्लैडर जो है, जहाँ मूत्राशय जिसको बोलते हैं, वो स्ट्रेस पोजीशन में रहेगा, और वो जो है ना, ये प्रेशर प्रोस्टेट पे डालता है, तो प्रोस्टेट भी जो है वो भी स्ट्रेस्ड रहेगा, और उसकी वजह से प्रोस्टेट की इशू बढ़ जाएगी। रिज़ल्ट क्या होगा मैं बता देता हूँ आपको। यूटीआई हो जाएगा, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और बहुत लोगों को होता है। लोगों को पता ही नहीं चलता है कि मुझे यूटीआई है। यूटीआई का सिंपल है, आप पेशाब नहीं रोक पाते हैं, बार बार जाते हैं। अगर यूटीआई बहुत बढ़ गया तो आपको बुखार हो जाएगा, देह दर्द होगा, उल्टियाँ हो सकती हैं, और उसके बाद तो फिर डॉक्टर से मिलके ही आपका इलाज होगा। इन्फेक्शन के लिए हो सकता है आपको इंजेक्शन देना पड़े, आपको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ सकता है। तो ये चीज़ों से बचने के लिए अच्छा है पानी पीजिए। पानी जो है ना, जल ही जीवन है, जल का सेवन करें। बाथरूम जाना है तो जाएंगे ना, इसमें क्या है। हाँ, एक चीज़ आप ध्यान रखें पानी पीने में, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, पानी जितना हो सके दिन में ज़्यादा पी लीजिए। मतलब 6 बजे तक एक मैक्सिमम पानी आप पी लीजिए। उसके बाद रात में थोड़ा कम पीजिए, मतलब 1 घूंट पी लिया, कभी प्यास लगी तो। रात में अभी 10 बजे 2 गिलास पी लिया, 3, फिर आपको तकलीफ़ हो गई, फिर तो आपको बाथरूम जाना पड़ेगा। पानी पीना है, लेकिन कैसे पीना है वो भी आपको समझना है। आपको 1-1 गिलास, 2-2 गिलास, 1-1 गिलास करके पीना है दिन भर। सुबह 5-6 बजे उठ जाते हो और शाम के 6 बजे तक, और दिन का टाइम जो है ना पानी पीने के लिए रखिए। आप पानी पीते रहिए, और मैक्सिमम पानी मतलब समझिए 2.5 लीटर तक आप शाम तक पी जाइए। फिर अगर आपको प्यास लगती है, थोड़ा सा 1 घूंट ले लिया। रात में कभी आपको प्यास लगी, 1 घूंट ले लिया, तो आपका डिहाइड्रेशन भी नहीं होगा। साथ में आपको बाथरूम ट्रिप्स जो हैं, बाथरूम जाने की जो तलब है, वो भी उतनी ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि नॉर्मली आप जब पानी पीते हैं ना, वो 2 से 3 घंटा, मैक्सिमम 4 घंटे में उसका मैक्सिमम पोर्शन पेशाब में निकल जाता है। तो मान लीजिए आप 6 बजे तक आप अच्छे से पानी पीते हैं, कोशिश तो करिए कि मॉर्निंग आवर में ज़्यादा पीजिए, तो शाम आप 10 बजे तक आपको ज़्यादातर बाथरूम का ज़रूरत ख़त्म हो जाएगा। फिर थोड़ा प्यास लगेगी, थोड़ा पी लीजिए, लेकिन कम पीजिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है,
सिटिंग टू लॉन्ग विदाउट मूविंग, एक ही स्थान पे बैठे रहना है, हिलना डुलना नहीं। सोफ़ा पे बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, बेड पे बैठे हैं, बस बैठे हुए हैं। क्या होता है, रिटायरमेंट के बाद आपके पास ज़्यादा कुछ काम भी नहीं रहता, आप घर में ही रहते हो, कोई काम बाहर जाने का है नहीं, तो घर भी इतना तो नहीं रहता, घर में काम ही जब नहीं है तब बैठ हो गया। फिर आलस भी आता है, बिकॉज ओल्ड एज में थोड़ी ताकत भी कम हो जाती है। तो अब जिस अवस्था में है उसी अवस्था में बैठे रहते हो, कुर्सी पे बैठे रहते हो, सोफ़ा पे बैठे रहते हो, बेड पे बैठे रहते हो, और बैठे बैठे बस चाय नाश्ता खाना सब वहीं हो रहा है। एक बार बाथरूम गए या थोड़ा नहाने वहाने गए, बस हो गया, और बैठे बैठे सब काम हो रहा है। उससे बड़ी तकलीफ़ हो जाती है, क्योंकि सिटिंग पोजीशन में आपके पेल्विक एरिया पे, नीचे का जो पोर्शन होता है पेल्विक एरिया पे, आपको कांस्टेंट प्रेशर बना रहता है अगर आप बैठे रहते हैं तो, बिकॉज वो एरिया दबा रहता है। तो वो दबा रहने से क्या होता है कि पेल्विक एरिया में आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता है, रेगुलर ढंग से नहीं होता है। अगर रेगुलर ढंग से उसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, ब्लड फ्लो नहीं होता है, तो उसकी वजह से, पुअर सर्कुलेशन की वजह से इन्फ्लेमेशन, अगेन फिर वही सूजन की प्रॉब्लम हो सकती है, और इस वजह से आपका प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ सकता है, प्रोस्टेट की तकलीफ़ बढ़ सकती है, उसमें सूजन हो सकती है, इस तरह की प्रॉब्लम होती है। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये आप खुद महसूस करोगे, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देखेंगे अगर बैठे रहेंगे दिन भर तो आपको पेशाब ज़्यादा रुकेगा, बार बार बाथरूम जाना पड़ेगा, सूजन रहेगी, जलन महसूस होगा, एक डिस्कम्फर्ट रहेगा, आपको ऐसा लगेगा पूरा पेशाब हुआ नहीं, थोड़ा सा अटका हुआ है। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए तो बाकी तो मैंने बोला है कि सुबह आपको वॉक करना चाहिए, वो तो ज़रूरी है। उसके अलावे दिन के वक्त भी आप हर 1 घंटा पे कोशिश तो करिए, पौना घंटा पे या आधा घंटा पे, लेकिन अगर इतना नहीं होता है तो 1 घंटा पे, 1 घंटा पौना घंटा पे आप 5 मिनट के लिए वॉक कर लीजिए, टहल लीजिए। घर में ही एक जगह से दूसरी जगह चले जाइए, रूम में ही थोड़ा टहल लीजिए, थोड़ा हाथ पैर हिला लीजिए, अगर बैठे भी हैं तो पैर हिला लीजिए, खड़े हो जाइए, थोड़ा एक चक्कर लगा लीजिए। उन 1-2 मिनट का वॉक भी आपके लिए बहुत फ़ायदे करेगा। अगर आप ये काम करते हैं तो आपको बहुत लंबे समय के लिए आपको एक स्थान पे बैठे नहीं रहना है। ऐसे भी बैठे रहना, अगर कोई चीज़ आदमी स्थिर है, कोई चीज़ टिक गया तो वो समझिए मृत है। जीवन का मतलब क्या है? जीवन का मतलब है गति, मूवमेंट। तो शरीर में भी मूवमेंट करिए। आपके वो जो पेल्विक एरिया है, जो प्रोस्टेट वाला एरिया, उसको भी मूवमेंट होना चाहिए, उस पर मूवमेंट होना चाहिए, उसमें गति होना चाहिए। तो जब गति कब होगा? जब आप टहलोगे घूमेंगे तभी तो गति होगी। तो इसलिए ये दूसरी गलती है जो आप न करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। बहुत लोग आप लोग महसूस भी करते होंगे, और अगर नहीं महसूस कर रहे हैं तो इसको देख लीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम है और आप देखते हैं कि आप बैठे रहते हो तो इसको ज़रूर प्रयास करिए। दिन में कुछ नहीं हो, इधर एक कोने से निकल के दूसरे कोने चले गए, रूम में ही 4 चक्कर लगा लिए, ठीक है ना, थोड़ा खड़े हो गए, थोड़ा ऐसा स्ट्रेच कर लिया बॉडी को, हाथ पैर को ही थोड़ा स्ट्रेच कर लिया, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि पूरे एरिया में ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा होने लगता है, इम्प्रूव हो जाता है, तो आपको इसमें सूजन की समस्या कम हो जाएगी, और ब्लड का मूवमेंट होने से ये भी प्रॉब्लम आपकी कम हो जाएगी। तीसरी चीज़ है बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीना। बहुत लोग दिन भर चाय कॉफ़ी पीते रहते हैं। ऑफिस में जनरली जो लोग 55-60 के हैं वो भी अगर ऑफिस में हैं तो चाय कॉफ़ी पीते हैं। घर में रहते हैं तो भी कोई मेहमान आ गया, चलो भाई चाय बना दो, अरे भाई कॉफ़ी बना दो, सुबह पी रहे हैं, दोपहर में पी रहे हैं, शाम को पी रहे हैं। बहुत चाय पीना जो है ना, उससे भी सूजन होती है, ये आप समझिए। और उसमें एक कैफ़ीन होता है। कैफ़ीन क्या है? कैफ़ीन जो है डायूरेटिक्स है। डायूरेटिक्स मतलब पेशाब आपको बढ़ा देता है, पेशाब की आपको इच्छा ज़्यादा होगी, तो डायूरेटिक्स होने की वजह से पेशाब आपको बार बार जाना पड़ेगा। उसके अलावे ये आपके ब्लैडर पे प्रेशर क्रिएट करता है, और ब्लैडर पे प्रेशर क्रिएट करेगा तो ब्लैडर अपना प्रेशर किधर ट्रांसफ़र करेगा? नेचुरली प्रोस्टेट पे ट्रांसफ़र करेगा, तो इसमें आपको तकलीफ़ हो गई। तो ये आपको नहीं करना है। चौथी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है,
बहुत ज़्यादा मसालेदार चीज़ें, तली भुनी चीज़ें आप खाते हो तो निश्चित मानिए आपको एनलार्जमेंट की प्रॉब्लम तो है ही, उसमें सूजन की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम। इसमें मैं मिठाई भी जोड़ देता हूँ, अगर मीठा बहुत खाते हैं तो इन्फेक्शन तो आपको होना ही होना है। ये आप मेरा मूल मंत्र लिख लीजिए, ओल्ड एज में मिठाई आपको बिल्कुल कम कर देना है, मिनिमम कर दीजिए। नील तो आप नहीं कर पाएंगे, कर सकते हैं तो करिए, इनको शुगर नहीं है वो तो नील नहीं कर पाएंगे, लेकिन कर सकते हैं तो करिए। अगर नील नहीं कर सकते हैं तो उसको बिल्कुल मिनिमाइज़ करिए, क्योंकि अगर आप मीठा लेंगे, मीठी चीज़ें खाएंगे, चाहे कोल्ड ड्रिंक के रूप में या चाय कॉफ़ी के रूप में या आप स्वीट्स के रूप में या किसी और फॉर्मेट में, अनलेस अनटिल वो नेचुरल फ्रूट्स वगैरह में नहीं है तो आपको इन्फेक्शन होना ही होना है, ये तय मान लीजिए, तय मान लीजिए। और यूटीआई होना है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होना ही होना है। उसके अलावे अगर आप तली भुनी चीज़ें खाते हैं जिसमें अनसैचुरेटेड फैट होता है, ट्रांस फैट रहता है, वो बहुत ख़तरनाक चीज़ है, आपके डाइजेशन सिस्टम को नुकसान करेगा। उसके बाद आपके प्रोस्टेट को भी इरिटेट कर देगा, जैसे मिर्ची है, ब्लैक पेपर है, मसाले हैं और तेल है, ये सब चीज़ें जो तेल से तो और भी बीमारियां होती हैं, अब कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, बीपी बढ़ सकती है, ये सब तो समस्या होगी ही। लेकिन उसके अलावे आपको ये जो अनहेल्दी फूड्स हैं वो प्रिजर्वेटिव रहता है, जो पैक्ड आइटम उसमें क्या रहता है, प्रिजर्वेटिव रहता है, वो आपको नुकसान करेगा। आप जैसे चिप्स वगैरह लेते हैं या पैकेट में कुछ सामान मंगाते हैं, उसमें वेरी हाई लेवल ऑफ सोडियम होता है। सोडियम में ज़्यादा होने से शरीर में क्या होगा, वाटर रिटेंशन बढ़ेगा, मतलब पानी पकड़ के रखेगा, इट्स ए प्रॉब्लम। और वाटर रिटेंशन शरीर में हो जाए तो और भी अन्य तरह की बीमारियां हो जाती हैं। तो जो बीमारियां अलग होती हैं उसकी बात तो हम नहीं करेंगे, हम हार्ट की प्रॉब्लम की बात नहीं करेंगे, हम शुगर की प्रॉब्लम की बात नहीं करेंगे, हम ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की बात नहीं करेंगे, वो तो अलग है। लेकिन उसके साथ साथ आपके प्रोस्टेट पे बहुत बुरा असर पड़ेगा और निश्चित मानिए आपको सूजन भी होगी, दर्द भी रहेगा, जलन भी रहेगा और इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो दोस्तों इससे आपको बचना चाहिए, इस तरह की अनहेल्दी चीज़ें न खाइए और इसकी जगह पे आपको हेल्दी फूड लेना चाहिए। आपको फ्रेश फ्रूट्स लीजिए, आप सलाद लीजिए और सादा खाना खाइए, चावल दाल रोटी जो भी आप खाते हैं सादा खाइए, बहुत कम तेल मसाला डाल के सिंपल सादा खाना खाइए और कम खाइए। तो मैं खाने के बारे में जस्ट बता देता हूँ, ये अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका ठीक रहेगा। 4 चीज़ हो गई। 5वीं चीज़ें, बहुत बार मजबूरी में ऐसा होता है, कुछ काम कर रहे हैं, अभी पेशाब लगा हुआ है तो आप उसको रोक लेते हो, अच्छा जाते हैं पहले ये कर लेते हैं फिर जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको बाथरूम जाने की इच्छा हो रही है, पेशाब करने की इच्छा हो रही है तो उसको होल्ड मत करें, उसको जाके आप रोकिए, क्योंकि अगर आप उसको ज़्यादा देर तक रोकते हैं तो ब्लैडर जो है वो स्ट्रेच होगा और उसमें स्ट्रेन फील होगा। ब्लैडर जो है यूरिन, जहाँ पे यूरिन जमा होता है वो उसमें स्ट्रेच होगा और उस पर स्ट्रेन फील होगा। ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर है वो डाउनवर्ड जहाँ पे प्रोस्टेट है उसको ट्रांसफ़र होता है और धीरे धीरे इसकी वजह से आपके प्रोस्टेट में इरिटेशन और स्वेलिंग ये आ सकता है। और अगर ये आएगा तो निश्चित रूप से प्रॉब्लम हो जाएगी, दर्द भी होगा, जलन भी होगा, पेशाब होने में प्रॉब्लम होगी, पेशाब अटकेगा, पेशाब होने में जलन के अलावे आपको इरिटेशन बहुत ज़्यादा होने लगेगा, हो सकता है आपको यूटीआई हो जाए और भी अन्य समस्याएं आपको हो सकती हैं। तो ये काम आपको नहीं करना चाहिए। मसल्स जो है ना, जो उसको कंट्रोल करते हैं वो वीक हो जाते हैं। आपको जो मसल्स है ना वही जो कंट्रोल करता है वो वीक हो जाएगा। मसल वीक हुआ तो पेशाब रोकने की जो ताकत है वो कम हो जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए ये यूरिन को रोकना नहीं, आपको जब हो तो जाना चाहिए। उसके अलावे 6ठी चीज़ है स्मोकिंग। स्मोकिंग बिल्कुल छोड़ दीजिए। स्मोकिंग आप बोलेंगे इसका क्या मतलब है, इससे स्मोकिंग का तो लंग से मतलब है, हार्ट से मतलब है, फेफड़े से मतलब है, नहीं, उससे से मतलब तो है ही, लेकिन स्मोकिंग से भी आपको इस पे प्रोस्टेट पे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो केमिकल्स हैं ना वो
ब्लड फ्लो में केमिकल्स जो रहता है सिगरेट में, वो इन्फ्लेमेशन बढ़ा देता है। ब्लड में जब सर्कुलेट होता है तो इन जनरल सूजन शरीर में बढ़ा सकता है, और जिसकी वजह से आपके जो डेलिकेट टिश्यूज़ हैं, आपके प्रोस्टेट के जो डेलिकेट टिश्यूज़ हैं, उसको डैमेज कर सकता है। आप समझिए, तो उसको डैमेज करता है, तो उसकी वजह से आपका प्रॉब्लम हो सकता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ सकता है, जिसकी वजह से प्रोस्टेट का इन्फ्लेमेशन और एनलार्जमेंट तो हो ही सकता है। वर्स्ट केस में इसकी वजह से भी यह भी एक कारक होता है प्रोस्टेट कैंसर होने का। तो भैया आप स्मोकिंग कर रहे हैं, तो अगर प्रोस्टेट प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो स्मोकिंग बिल्कुल आप बंद कर दीजिए, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। सातवीं चीज़ है रेगुलर चेकअप नहीं करना। देखिए, अगर आप कोई प्रॉब्लम है और आपको ऐसा लग रहा है, अदरवाइज़ भी आपको रेगुलर चेकअप होना चाहिए। प्रोस्टेट के लिए जो मेन 2 टेस्ट हैं, एक तो सोनोग्राफी है जिसमें उसका पता चलता है कि आपका प्रोस्टेट कितना बड़ा है, किधर है, क्या साइज़ है, क्या वेट है, वो पता चलता है। और दूसरा PSA टेस्ट होता है जो ये बताता है कि प्रोस्टेट में कैंसरस है या नहीं। अगर वो ज़्यादा हो रहा है, PSA 3-4 से ऊपर जा रहा है, तो फिर आपको सतर्क होना पड़ेगा, फिर डॉक्टर से आपको मिल के दिखाना पड़ेगा। तो ये टेस्ट नहीं कराना, बहुत लोग टालते रहते हैं, टेस्ट ही नहीं कराएंगे। प्रॉब्लम है फिर भी बैठे हुए हैं, तो ये नहीं करना ठीक नहीं है। उसके बाद 8वीं चीज़ है बहुत ज़्यादा मांस, रेड मीट, वो भी पैक्ड, कैंसरस हो सकता है वो खाना। मांस खाना ज़्यादा नहीं अच्छा है, क्योंकि रेड मीट जो है ना, आपके शरीर में ऐसे भी इन्फ्लेमेशन बहुत बढ़ा देता है, सूजन बहुत बढ़ा देता है, और प्रोस्टेट को भी ये प्रॉब्लम होती है। इसमें बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, केमिकल्स मिलाए जाते हैं, खासकर जो पैक्ड रेड मीट्स होते हैं उसमें, और ये मीट प्रोसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसकी वजह से आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी में बढ़ जाता है, और ये प्रोस्टेट के इन्फ्लेमेशन, सूजन और इन्फेक्शन का कारक होता है, और बहुत बार ये प्रोस्टेट कैंसर का भी कारक हो सकता है। तो ये रेड मीट का प्रयोग आप बंद कर दें, अच्छा नहीं है। 9th पॉइंट है कि पेट बड़ा होना, कैरिंग एक्सेस बेली फैट। ये वो पेट जो है ना आपका, तोंद, वो बड़ा रहेगा तो भी आपको प्रॉब्लम होगा। तो अब मोटे लोग, आप सावधान हो जाए, मोटे लोगों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, उनको तकलीफ़ ज़्यादा होगी। वज़न थोड़ा कंट्रोल में रखें, कम करें, क्योंकि अगर आपका बेली फैट ज़्यादा है तो वो इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स प्रोड्यूस करता है जो बॉडी से सर्कुलेट होता है, और इसकी वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड को भी अफेक्ट करता है। तो ये अपना मोटापा को थोड़ा कम करिए। ये जो लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन है, ये प्रोस्टेट में इरिटेशन क्रिएट करता है, और इसके ग्रोथ को बढ़ाता है, मतलब बढ़ा देता है, और यूरिनरी प्रॉब्लम, पेशाब से रिलेटेड समस्याओं को बढ़ाता है। इसके अलावे इसकी वजह से आपको हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है, और हार्मोनल इम्बैलेंस होगा तो आपको पता है हार्मोन्स, प्रोस्टेट वो एरिया क्यों वो रिलेटेड हैं, क्योंकि हार्मोनल बैलेंस अगर बिगड़ेगा तो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, इसके प्रोडक्शन और इसके कंट्रोल में फिर तकलीफ़ हो जाएगी। तो इसकी वजह से आपका प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ सकता है, अफेक्ट करेगा। इसलिए बेली फैट को, मतलब पेट की चर्बी को कम रखें, कम करें, उसके लिए एक्सरसाइज करें, थोड़ा खाना कम खाएं, मीठा उठा कम खाएं, तली हुई चीज़ें कम खाएं। पेट कैसे कम होगा वो आप देख लो कैसे कम होगा, लेकिन वज़न को कम करना है, खासकर पेट पे जो चर्बी है उसको कम करना है। और 10वीं चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से सुनिए। स्ट्रेस को आप इफ़ेक्टिवली अगर कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो ये भी आपके प्रोस्टेट को बढ़ने में सहायक होता है। क्या होता है कि अगर क्रोनिक स्ट्रेस है ना, तो ये आपके इन्फ्लेमेशन को बढ़ा सकता है, सूजन को बढ़ा सकता है शरीर में कहीं भी, और प्रोस्टेट भी शरीर का हिस्सा है। तो प्रोस्टेट, ब्लैडर, इस सब एरिया में सूजन को बढ़ाएगा। सूजन अगर बढ़ाएगा
तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। तो स्ट्रेस ज़्यादा होने से स्ट्रेस हार्मोन जिसको बोलते हैं कॉर्टिसोल, उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। अगर कोर्टिसोल ज़्यादा होगा तो आपके हार्मोन्स जो है ना, हार्मोन्स बॉडी के जो हमने अभी बताया था, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, उसमें फिर बैलेंस बिगड़ेगा और फिर आपको तकलीफ़ हो जाएगी, ठीक है ना। मसल टेंशन हो जाएगा, जो मसल्स हैं उसको कंट्रोल करने वाले वो वीक हो जाएंगे। उसके अलावे आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा। तो स्ट्रेस ज़्यादा होने से आपका पेल्विक मसल्स जो है ना वो वीक हो जाता है, लूज हो जाता है, और इसकी वजह से बहुत सारी तकलीफ़ें आपको हो सकती हैं। तो इससे बचने के लिए आपको स्ट्रेस को कंट्रोल करना पड़ेगा। स्ट्रेस कंट्रोल करने के लिए मैंने बहुत सारे उपाय बताए हैं। वॉक करिए, एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, ध्यान करिए, प्राणायाम करिए, बहुत सारे जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हैं वो करिए। मन को शांत रखिए, विचारों को शुद्ध रखिए, जीवन में जो जैसा है जिस रूप में उसको उसी रूप में स्वीकार करें। बहुत ज़्यादा उम्मीद लेके चलना, बहुत ज़्यादा उलझन में लेके चलना, लोगों के साथ रिएक्ट करना, बहुत ज़्यादा बोलना और बहुत ज़्यादा सोचना, इसको आप अवॉइड करें। अगर इसको अवॉइड करेंगे तो स्ट्रेस ऐसे ही कम रहेगा। हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, घूमते रहो, फिरते रहो स्ट्रेस कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों, ये हमने 10 उपाय बताए जो आपको नहीं करने हैं। 10 चीज़ें हैं जो आपको नहीं करने हैं, उसके उलट की चीज़ें करनी हैं। तो आपका जो है, निश्चित मानिए अगर ये 10 चीज़ें आप बचते हैं और अपने चीज़ों को कंट्रोल करके रखते हैं तो आपका जो प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है वो कंट्रोल में रहेगा, नियंत्रित रहेगा, और आपकी तकलीफ़ आप देखेंगे बहुत कम हो जाएगा। जो चीज़ें मैंने बताई हैं, इंक्लूडिंग कि आप पानी थोड़ा अच्छे से पीजिए, आप मूव करिए, एक जगह बैठे मत रहिए, चाय कॉफ़ी थोड़ा कम पीजिए, और मसालेदार और तली भुनी चीज़ें और पैक्ड आइटम मत खाइए। उसकी जगह पे ताज़ी सब्जियां, ताज़े फल, सलाद और मतलब होल ग्रेन की चीज़ें वो खाइए। अपने पेशाब को अगर लगा है तो मत रोकिए, स्मोकिंग से बचिए, और रेगुलर चेकअप कराइए। रेड मीट या इस तरह के मांसाहारी भोजन से परहेज़ रखिए। स्ट्रेस को मैनेज करिए और अपने तोंद को कम करिए। तो ये जो 10 चीज़ें हैं उससे अगर आप बचते हैं तो आपका ठीक रहेगा, आपका काफ़ी कंट्रोल में रहेगा, आपकी तकलीफ़ें कम हो जाएगी और आप फील करोगे मेरा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो दोस्तों, ये आपको अगर अच्छी लगी होगी वीडियो तो इसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।